नमस्कार, मैं हरिशंकर और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परिवर्तन एकेडमी में। मित्रों, कैसे हैं आप सभी? लॉकडाउन में पढ़ाई आपकी बाधित हो रही होगी, मुझे पता है, क्योंकि कोचिंग आने में जो रूटीन बना रहता है वो काफ़ी खराब हो चुका होगा। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो केवल और केवल नुकसान आप ही का है। तो आप चाहे जैसे भी, आप चाहे जबरदस्ती पढ़िए, चाहे किसी इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, लेकिन आप जब पढ़ते जाते हैं तो उससे आपका फायदा होता है, क्योंकि चीजें आपको भूल नहीं पाती हैं, वो लगातार बनी रहती हैं आपके पास। तो मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे और आप अपनी पढ़ाई आप मत छोड़िएगा, क्योंकि लाइफ में आपको हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते हुए रहना है। क्योंकि अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो उससे आप देख रहे होंगे आपको कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही होगी इस कोरोना काल में। तो इस वजह से आपको अपना पढ़ना या फिर पढ़ाई अपनी नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो हम पढ़ा चुके हैं हिंदी वर्णमाला का 2 टॉपिक या फिर 2 वीडियो हमने डाल दिया है, ठीक है। तो उस वीडियो में हमने वर्णों के बारे में पढ़ा था, किस किस प्रकार के वर्ण होते हैं, तमाम सारी चीजें आपने भली भांति उसको देखा भी होगा। लेकिन इस वीडियो में हम चाहते हैं कि आपको 2 चीज बताएं। एक, हम बताना चाहते हैं आपको वर्ण विच्छेद, और दूसरा बताना चाहते हैं हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम। ये 2 चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर से बता दें हम आपको कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद और हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम। और ये हमारे साथ विश्वास बनाए रखिएगा कि आपको कहीं से भी आपका कहीं नुकसान नहीं होने वाला है। ये टॉपिक आप कहीं पढ़े नहीं होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत कम या फिर कोई एक व्यक्ति ही पढ़ा हो, नहीं तो कोई नहीं पढ़ा होगा इसको। और आप हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा कि वर्ण विच्छेद किस प्रकार से होता है, या फिर हिंदी वर्णमाला में हम शब्दों को क्रम में कैसे हम अरेंज करते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, थोड़ा समय लेंगे हम आपका, और ये टॉपिक पूरी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार से हम वर्णों का विच्छेद कर पाते हैं। तो ध्यान देंगे, हम शुरू कर रहे हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का मतलब, जैसे कोई भी शब्द है, आप जानते होंगे कि कोई भी शब्द है अलग अलग प्रकार के वर्णों से मिलकर के बना होगा। तो ठीक उसी प्रकार से जब वह शब्द बना है, वर्णों का सार्थक क्रम आया है, तो अब उन वर्णों को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपके सामने एक शब्द आ जाए परिच्छेद, कौन सा शब्द आ जाए? परिच्छेद। अगर आपसे बोल दिया जाए कि आप इसका वर्ण विच्छेद करिए, या फिर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रेखांकित शब्द का वर्ण विच्छेद होगा, तो आप कैसे वर्ण विच्छेद कर पाएंगे, ये जान लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले जो हमारा पहला चरण होगा, उस चरण में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिना किसी चरण का डायरेक्ट वर्ण विच्छेद भी कर सकते हैं। लेकिन पहले हम पहले चरण की बात करते हैं। तो चरण 1 क्या होता है? जितने आपको इसमें अक्षर दिख रहे हैं सबको अलग अलग कर लीजिए। जैसे आप देख रहे होंगे प, और इसमें है री, और इसमें आधा च है, और इसके बाद 6 है, फिर इसके बाद द है, ठीक है। अब आइए जान लेते हैं कि यह जो अलग अलग आप अक्षर देख रहे हैं किन किन वर्णों से बने हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस प का वर्ण विच्छेद करेंगे तो यह आधा प और इसमें अ मिलेगा। ध्यान देना होगा आपको, ये जो अ है यह अदृश्य मात्रिक स्वर है, मतलब इसकी मात्रा नहीं होती है, लेकिन फिर भी यह अदृश्य मात्रा वाला स्वर है। अदृश्य मात्रा वाला स्वर का मतलब, जैसे आप पिछली वीडियो में पढ़े भी होंगे, जैसे आपने लिखा क, इसके बाद आपने लिख दिया का, इसके बाद आपने लिख दिया की, इस तरह से आपने लिखा। लेकिन अगर आप इसको वर्ण विच्छेद करेंगे तो यह आधा क धन अ होगा, यह क्या होगा? तो आधा क धन आ होगा, और यह क्या होगा? तो आधा क धन ह्रस्व ई होगी, ठीक है। ये आप कर सकते हैं वर्ण विच्छेद। तो ध्यान दीजिएगा, आप जब का को देखा आपने, तो यहां पर एक खड़ी पाई जैसी आपको मात्रा दिखाई दे रही है। की में आप देखने जाएंगे जब, तो यहां पर आपको उसकी मात्रा दिखाई दे रही, लेकिन जो ये क अक्षर है, क्या इसमें कोई भी मात्रा आपको दिख रही है?
नहीं, तो अ की मात्रा है लेकिन वह मात्रा अदृश्य है, इसलिए अ को क्या कहा जाता है? अदृश्य मात्रा वाला स्वर कहा जाता है। इसी प्रकार जब आप प का वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें आधा प, इसके बाद अ आएगा। फिर इसके बाद अगर आप री का वर्ण विच्छेद करना चाहते हैं तो आधा र और इसमें ह्रस्व ई आएगा। और च का वर्ण विच्छेद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह एक शुद्ध व्यंजन वर्ण है। और आपको ध्यान दीजिएगा कि आपको यहां समझना पड़ता है, एक होता है शुद्ध व्यंजन, एक क्या होता है? शुद्ध व्यंजन, और दूसरा होता है पूर्ण व्यंजन। ये दो शब्द आपको जानना जरूरी है कि आखिर यह शुद्ध व्यंजन क्या होता है और पूर्ण व्यंजन क्या होता है। तो जब आप कोई भी अक्षर लिखते हैं, कोई भी अक्षर लिखते हैं तो वह एक प्रकार का होता है कोई भी आप एक अक्षर लिखते हैं तो वह होता है पूर्ण व्यंजन। कोई भी अगर आप अक्षर लिखेंगे तो वह क्या होता है? पूर्ण व्यंजन। पूर्ण व्यंजन का मतलब व्यंजन प्लस स्वर। जब आप किसी व्यंजन में स्वर का संयोग कर देते हैं तो उस समय वह क्या हो जाता है? पूर्ण व्यंजन हो जाता है। और शुद्ध व्यंजन का मतलब यह होता है स्वर रहित व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन मतलब जब व्यंजन में स्वर को जोड़ेंगे तो वह पूर्ण व्यंजन होता है, और जब आप किसी भी व्यंजन में स्वरों का जुड़ाव अगर आप नहीं करते हैं तो वह होता है शुद्ध व्यंजन। तो यहां पर च आधा है, इसमें किसी भी अन्य वर्ण को आप नहीं देख पा रहे, न तो इसके साथ में कोई व्यंजन है और न ही इसके साथ में कोई स्वर है, इसलिए इसका विच्छेद करना आवश्यक नहीं है। लेकिन आप देख रहे होंगे च वर्ग का छ है, इसमें छ, आधा छ और ए की मात्रा आप देख रहे होंगे, तो छ धन ए। इसके बाद जब आप द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो ठीक प की तरह द का वर्ण विच्छेद होगा। यहां पर आधा द, इसके बाद अ आएगा। तो आप देख रहे होंगे कि प, आधा प, अ, र, इस तरह से वर्ण विच्छेद हमने कर दिया। ठीक है, तो यह क्या था? यह पूरा का पूरा था चरण नंबर 2। यह कौन सा चरण था? चरण नंबर 2 था। अब चरण 3 की बात करेंगे तो चरण 3 में कुछ करना नहीं है, आपको सबको सीधे क्रम में आपको लिख देना है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे प कैसे बना होगा? आधा प धन अ, फिर इसके बाद धन, आधा र में छोटी ई की मात्रा, इसके बाद आधा च, इसके बाद आधा छ, च के बाद आधा छ, फिर इसके बाद उस पे ए की मात्रा, फिर इसके बाद आधा द, इसके बाद अ। यह परिच्छेद शब्द का पूर्ण रूप से वर्ण विच्छेद हमने आपके सामने किया है। उम्मीद है यह बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए ये आपको थोड़ा जल्दी लग रहा है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके पीछे करके भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम वर्णों का विच्छेद करते हैं। ठीक है, विच्छेद करते समय कुछ जब संयुक्त शब्द आते हैं, संयुक्त शब्द का मतलब जैसे विद्यालय है तो उसमें द बनाया जाता है, युद्ध में ध बनाया जाता है, वर्त में जैसे मतलब कई प्रकार के कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं जिनका वर्ण विच्छेद करने में आपको परेशानी होती है। आइए एक दो शब्दों का हम उदाहरण देख लेते हैं, बहुत ही अच्छे प्रकार से आपको समझ में आएगा। इसका पूरा विश्वास रखिएगा, क्योंकि अगर आप विश्वास नहीं रखते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं से चीजों को मिस करते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, या फिर वो चीजें आपको याद नहीं हो पाएंगी। तो हमारे कहने से आप हमारे ऊपर पूरा विश्वास जमाइए कि नहीं, हम जो भी पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा हमें समझ में आएगा। अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के ये बात बता सकते हैं कहां से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो हम सारी चीजों को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है वर्त्स्य। वर्त्स्य कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार से वर्त्स्य लिखा जाता है, लेकिन इसका वर्ण विच्छेद करने से पहले आपको वर्ण विच्छेद कर लेना चाहिए। किसका? कार्य का। जब आप कार्य का वर्ण विच्छेद करने जाएंगे तो यहां आपको समझ में आएगा कि र के 3 रूप हैं। र के कितने रूप हैं?
तीन रूप है। यह पिछली वीडियो में हमने बताया है, आप उसको जा करके जो वर्णमाला का सेकेंड पार्ट है उसको आप देख लीजिए। र के तीन रूप है, किस किस प्रकार से अगर र लिखा जाता है तो कब आधा र होता है, कब पूरा र होता है, मतलब कब शुद्ध र होता है और कब पूर्ण र होता है। ये चीजें आप पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम कार्य का जब वर्ण विच्छेद करने जाएंगे तो क पर आ की मात्रा है तो आधा क धन आ, इसके बाद आधा र होगा, इसके बाद आधा य और धन अ। मतलब इस पूरे वर्णमाला में र को छोटा बच्चा माना जाता है। र को छोटा बच्चा मानने का मतलब यह है कि र कभी कभी किसी व्यंजन के सर पे बैठ जाता है, र कभी किसी व्यंजन का पैर पकड़ लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कभी किसी व्यंजन के बिल्कुल नीचे इस तरह से लग जाता है, जैसे ट्रक लिखेंगे आप, ट्रेन लिखेंगे, राष्ट्रीय लिखेंगे। तो र के तीन रूप हैं, आप पिछली वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब किसी व्यंजन के ऊपर अर्धवृत्त के रूप में र लिखा होता है तो उस कंडीशन में वह र बिल्कुल आधा होता है। वह र कैसा होता है? तो वह र बिल्कुल आधा होता है। तो आपने कार्य का जो वर्ण विच्छेद था वो देख लिया। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं अब वर्ण से क्या वर्ण विच्छेद किस प्रकार करेंगे। आप ध्यान देंगे फिर से मेरी बात कि जो र अगर व्यंजन के ऊपर अर्धवृत्त के रूप में लग रहा है, आपको दिख रहा है कहीं पर भी, तो वह र कैसा होता है? तो वह र आधा होता है। इस प्रकार जब आप उच्चारण करेंगे तो वर्ष्य, आप र का उच्चारण पहले कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि व आधा व, इसके बाद धन अ, यहां से आपको व मिल जाएगा। इसके बाद यहां पर आधा र, इसके बाद आधा त, इसके बाद आधा स, इसके बाद तब आधा य, फिर अ। इतने वर्णों से मिल करके आप देखेंगे कि वर्त से शब्द का निर्माण हुआ है। कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि बताइए वर्त से शब्द में कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं। यह जब बताना हो आपको तो वर्ण विच्छेद करेंगे और आसानी से गिन सकते हैं। एक व्यंजन, दूसरा व्यंजन, तीसरा व्यंजन, चौथा व्यंजन और इसके बाद यह पांचवा व्यंजन। और जब स्वरों की बात की जाती है तो यहाँ पर एक स्वर और दो स्वर, अर्थात इस वर्त शब्द में कितने हैं? 5 व्यंजन हैं और 2 स्वर हैं। इस तरह से आप वर्ण विच्छेद करके सारी चीजों को आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज ध्यान देना होगा आपको, एक शब्द और हम लोग देख लेते हैं। एक शब्द इसमें और हम लोग देख लेते हैं, जैसे एक शब्द आता है परीक्षा। जब आप परीक्षा शब्द लिखते हैं तो इसका वर्ण विच्छेद करने जाएंगे तो पहले इसमें है प, धन री और धन क्षा। तो अगर इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहां हो जाएगा आधा प धन अ, यहां पर आधा र धन दीर्घ ई, और इसके बाद यहां पर 6 शब्द कैसे बनता है? तो यह एक संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन किस प्रकार से बना है? तो आधा क से बना है, आधा स से बना है और इस पर आ की मात्रा लगी हुई है। तो इस प्रकार से परीक्षा शब्द का वर्ण विच्छेद इस प्रकार से होगा। ठीक है, आइए जान लेते हैं कि जब हम शब्दों का क्रम देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में या फिर हिंदी डिक्शनरी में, शब्दकोश में किस प्रकार से शब्द को हम अरेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले उस वर्ण विच्छेद को जानने के बाद अब शब्दों का क्रम कैसे हम अरेंज कर पाते हैं ये हमें सीखना है। ठीक है, जब ये सीखना चाहते हैं उससे पहले हम पहले प्रश्न को पढ़े हैं। रीजनिंग में एक प्रश्न आता है डिक्शनरी से कि वहां पर दिए गए शब्द को अरेंज करना होता है, क्रम में व्यवस्थित करना होता है कि कौन शब्द पहले आएगा, कौन सा शब्द दूसरे नंबर पे, कौन तीसरे नंबर पे, कौन चौथे नंबर पे। इस तरह का रीजनिंग में प्रश्न पूछा जाता है। तो कभी कभी हिंदी में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि फला फला शब्दों में शब्दों का क्रम किस प्रकार से रहेगा। अब 4 विकल्प आपको दे दिए जाते हैं ताकि आप बता सकें कि पहले शब्द कौन सा आएगा, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा शब्द आएगा, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो पहले हम अंग्रेजी का जो भी एक उदाहरण होता है पहले उसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि उसको समझने के बाद ही आप इस शब्द जो शब्दकोश में शब्द क्रम बैठाना है वो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे डिक्शनरी में अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि आप बताइए
जो कैरम शब्द लिखा है CARROM, फिर इसके बाद CRAMMING क्रैमिंग, फिर इसके बाद लिखा गया है कैरियर, कैरियर लिखा गया है, इसके बाद अगला है कार्टून। ये 4 शब्द दे दिए गए हैं आपको रीजनिंग में, और आपको बताना है कि पहले शब्द कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा। तो आप करते क्या हैं, पहले आप देखेंगे कि सभी में सी अक्षर है, तो सी के आधार पर आप शब्दों को आगे पीछे नहीं कर सकते। इसके बाद जब देखेंगे तो यहां पर ए है, यहां आर है, यहां भी ए है और यहां भी ए है। तो अब इन दोनों में देखेंगे तो ए 3 जगह पर है और पहले ए आता है फिर आर आता है। पहले शब्दों का क्रम यह था 1 2 3 और 4। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो दूसरा शब्द है यह सबसे अंत में आएगा। क्यों? क्योंकि सी के बाद तुरंत आर है और बाकी 3 में सी के बाद तुरंत ए है। इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो जो हम बताने वाले हैं आपको, जो आप कभी नहीं पढ़े होंगे कि हिंदी शब्दकोश में हम शब्दों का क्रम किस प्रकार से निर्धारित करते हैं, वह बिल्कुल सटीक समझ में आएगा आपको। बस आप इसे समझ लीजिए अच्छे तरीके से। जैसे यह 4 शब्द दिए गए, पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर और चौथे नंबर पे। तो अगर चारों शब्दों को हम पहले अक्षर के अनुसार, पहले अक्षर के आधार पे अगर हम क्रम में व्यवस्थित करना चाहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सभी शब्दों का पहला अक्षर एक दूसरे के समान है। फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे अगले अक्षर की, तो अगले अक्षर में 3 शब्द ऐसे हैं जिसमें अगला अक्षर ए है, इसके बाद एक शब्द ऐसा है जिसमें अगला अक्षर आर है। तो ए और आर, इन दोनों में से अगर आपको बताना हो कि पहले कौन सा शब्द आएगा, तो ए और आर में जो ए वाला शब्द है वह पहले आएगा, आर वाला शब्द बाद में आएगा। इसका मतलब यह है कि जो दूसरे नंबर का शब्द है यह चौथे नंबर पे आएगा। किस नंबर पे आएगा? चौथे नंबर पे। क्योंकि 4 ही शब्द हैं, 3 पहले आएंगे तो ये चौथे नंबर पे, क्योंकि इनके शुरुआत में ही आर है। फिर इसके बाद अब 3 में ए मिल गया। ए के आधार पर भी आप उन तीनों को अलग अलग नहीं कर पाएंगे, मतलब कैरम को, कैरियर को और कार्टून को, इनको आप सी और ए के आधार पर अलग अलग या फिर क्रम वाइज व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे चलने पर यहां पर अगला अक्षर आर है, ठीक है, और यहां पर अगला अक्षर आर है और यहां पर भी अगला अक्षर आर है। इन तीनों शब्दों में आप देखेंगे तो CAR तीनों शब्दों में मिल रहा है, मतलब CAR के आधार पर हम इनको क्रम में व्यवस्थित नहीं कर सकते। आते हैं अब अगले शब्द पर, क्योंकि जो दूसरा वाला शब्द है इसको हमने यहां से बाहर कर दिया है, क्योंकि हम पहले ही पता कर चुके हैं कि यह शब्द चौथे नंबर पे आएगा, इसलिए हम इसको बार बार नहीं देखेंगे। ठीक है, अब 1, 3 और 4 को ही देख लेते हैं। अब अगर चौथे अक्षर की बात करेंगे तो यहां आर मिला, चौथे अक्षर में यहां भी आर है और यहां पर क्या है? टी है। चौथे अक्षर में अगर यहां देखें आर, आर और टी, आप बताइए कि पहले आर आता है या फिर पहले टी आएगा? तो पहले आर आता है, लास्ट में टी आता है। तो इन तीनों में आप देखेंगे तो ये दोनों सबसे पहले आएंगे और बाद में टी आएगा। इसका मतलब ये है कि यह जो चौथा शब्द है यह कौन से नंबर पे आएगा? तो तीसरे नंबर पे आएगा, जबकि पहला और तीसरे में अभी भी मतलब झगड़ा चल रहा है कि पहले कौन आएगा, पहले कौन आएगा। ठीक है, अब हम इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम सिर्फ बात करेंगे 2 शब्दों के, पहले शब्द और तीसरे शब्द में। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें जो चौथा अक्षर था वह भी आर मिल गया, इसलिए हम इन दोनों में अलग अलग नहीं कर पाएंगे। अब जब 5वें अक्षर की बात करेंगे तो 5वां अक्षर ओ है और तीसरे में 5वां अक्षर आई है। आप आराम से बता सकते हैं कि पहले ओ आएगा या फिर पहले आई आएगा। तो आप ध्यान देंगे तो पहले आई आता है, इसके बाद ओ आता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो तीसरा वाला शब्द है यह कौन से नंबर पे चला जाएगा? पहले नंबर पे। और जो पहला वाला शब्द है वह कौन से नंबर पे चला जाएगा? दूसरे नंबर पे। तो इस प्रकार से हमने शब्दों का क्रम बैठाया। शब्दों का क्रम अब इस प्रकार से रहेगा, पहले नंबर पे हम तीसरे वाले को लिखेंगे, मतलब कैरियर को हम पहले नंबर पे लिखेंगे। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे लिखेंगे कैरम को। फिर तीसरे नंबर पे किसे लिखेंगे? कार्टून को। और चौथे नंबर पे लिखेंगे क्रैमिंग।
तो इस प्रकार से आपने जान लिया कि अंग्रेजी डिक्शनरी में यानी इंग्लिश डिक्शनरी में वर्णों को हम या फिर शब्दों को हम किस प्रकार से अरेंज करते हैं वर्णमाला के क्रम में, शब्दों के क्रम, अक्षरों के क्रम में। तो आपने यह जान लिया कि अंग्रेजी डिक्शनरी में किस प्रकार से शब्दों को एक क्रम में बैठाते हैं। अब आइए जान लेते हैं, इसी पर आधारित बिल्कुल सेम है, आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कि जब आप हिंदी शब्दकोश में आप शब्दों का क्रम निर्धारित करेंगे। बस एक चीज आपके लिए जरूरी होती है कि आप जितने भी शब्द हैं उनका वर्ण विच्छेद करना जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं। अगर आपको वर्ण विच्छेद करने आता है तो आप शब्दों का क्रम निर्धारित कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं, हिंदी वर्णमाला में, क्षमा चाहेंगे, हिंदी शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम, शब्दों का क्रम, इसमें आपको पहले एक नियम समझना पड़ेगा कि हम, जैसे आपने अभी पिछले में देखा कि किस प्रकार से हम अंग्रेजी के अक्षरों के आधार पर शब्दों को आगे पीछे करते हैं, उसी प्रकार से हम किसे पहला स्थान देते हैं। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में अगर बात करें तो ए पहले स्थान पर आता है, बी दूसरे स्थान पर, सी तीसरे स्थान पर। इसी प्रकार से हमको पहले यह जान लेना जरूरी है कि हिंदी वर्णमाला में हम किसे पहले स्थान पर रखते हैं, किसे दूसरे स्थान पर, किसे तीसरे स्थान पर। ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। तो ध्यान देते हैं कि पहले स्थान पर कौन आता है। पहले स्थान पर, पहले स्थान पर कौन आता है? तो पहले स्थान पर आता है अनुस्वार। पहले स्थान पर कौन आता है? अनुस्वार आता है, या फिर विसर्ग आता है, या फिर आता है अनुनासिक। अनुनासिक। अच्छा, आप जानते हैं कि अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक संज्ञा किसकी होती है, मतलब अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं, ये जानते हैं आप? संस्कृत में एक इनके लिए सूत्र चलता है कि मुख नासिका वचनो नुनासिकः। मुख नासिका वचनो नुनासिकः, इसका अर्थ यह है कि जिन शब्दों, जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है, आप उनको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, आप जब भी उच्चारण स्थान पढ़े होंगे तो उनका उच्चारण स्थान की अगर बात करेंगे तो हिंदी में उच्चारण स्थान 11 उच्चारण स्थान बताए गए हैं सूत्र के माध्यम से। और जबकि हम बात करते हैं तो जो यमगणना नाम नासिका च, मतलब उनका उच्चारण नासिका से भी होता है। जितने भी वर्ग हैं या फिर वर्गीय व्यंजनों के जो पंचम अक्षर हैं या फिर पंचम वर्ण हैं, उनका उच्चारण नासिका से भी होता है और बाकी उनका उच्चारण मुख से भी होता है। जैसे एक सूत्र चलता है कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, यानी क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। इस प्रकार क वर्ग में ङ जो पंचम वर्ण है या फिर पांचवा अक्षर है, उसका उच्चारण भी कंठ से ही होता है। लेकिन अगर च वर्ग की बात करेंगे तो इच यसा नाम तालु, मतलब च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है। इस प्रकार च वर्ग में एक पंचम वर्ण आता है य, और य का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। जब य का उच्चारण स्थान तालु होता है, इस प्रकार ये कह सकते हैं कि ङ का उच्चारण स्थान कंठ और ञ का उच्चारण स्थान तालु होता है। लेकिन उनका उच्चारण नासिका से भी होता है। इस कारण जितने भी पंचमाक्षर हैं उनको हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। लेकिन ध्यान देंगे, अनुनासिक वर्ण पंचमाक्षरों को भी कहते हैं, लेकिन यहां अनुनासिक में केवल हम इस चंद्र बिंदु को लेंगे। किसको लेंगे हम? चंद्र बिंदु को। और विसर्ग में आप जानते हैं 2 बिंदु इस तरह से विसर्ग लिखा जाता है, और अनुस्वार को भी आप जानते हैं इस प्रकार से अंक की मात्रा दी जाती है, वह अनुस्वार होता है। और यह जो चंद्र बिंदु है, अर्ध चंद्र बिंदु, उसे हम अनुनासिक मानेंगे। ठीक है, जैसे आपने लिख दिया आंत्र, तो यहां पर जो दीर्घ अ दिख रहा है आपको, उसके बाद यह चंद्र बिंदु लगा है, और इस प्रकार
हम जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो पहले हमें लिखना पड़ेगा आ, फिर इसके बाद अर्धचंद्र बिंदु, फिर इसके बाद तब लिखेंगे त्र। तो ये वाला जो अनुनासिक है इसको हम इस्तेमाल करेंगे पहले स्थान पर। जब भी अनुस्वार आएगा या फिर विसर्ग आएगा या फिर अनुनासिक आएगा तो सबके मतलब चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उन सभी में सबसे पहला स्थान किसे दिया जाता है? तो अनुस्वार को अथवा विसर्ग को अथवा अनुनासिक को। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर दूसरा स्थान किसका होता है? तो दूसरे स्थान पर किसे रखा जाता है ये जानना आपको जरूरी है। तो दूसरे स्थान पर आते हैं सभी स्वर। दूसरे स्थान पर कौन आते हैं? सभी स्वर। और सभी स्वरों में उनका जो क्रम होता है अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ। इतने जितने स्वर हैं उन सभी स्वरों को हम दूसरा स्थान देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक लिखा है अ और एक लिखा है अंक की मात्रा, एक लिखा है अ और एक लिखा है अंक की मात्रा। तो इन दोनों में अगर पूछा जाए कि पहले स्थान पर हम किसे गिनेंगे तो आप बताएंगे अनुस्वार को पहले स्थान पर गिनेंगे, जबकि ये जो स्वर है उसको दूसरे स्थान पे गिनेंगे। अब वही बात की जाएगी कि अ इसके बाद अनुस्वार है, इसके बाद क है। तो इन तीनों में बताइए आप किसको पहले स्थान पर रखेंगे, किसको दूसरे स्थान पर और किसको तीसरे स्थान पर रखेंगे। तो आपको सीधा जवाब देना पड़ेगा कि अनुस्वार पहले स्थान पर रख पाएंगे, स्वर को हम दूसरे स्थान पर रख पाएंगे और जो व्यंजन है हम उसको तीसरे स्थान पर रख पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्रम का निर्धारण कर पाते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि हम किसे कब रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो व्यंजन है, व्यंजन उसमें केवल मूल व्यंजन को ही हम ध्यान देंगे। व्यंजनों में किसे ध्यान देंगे? मूल व्यंजन को। व्यंजनों में मूल व्यंजन को ध्यान देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, व्यंजनों में मूल व्यंजन और उनका क्रम कैसे रहेगा। जैसे क वर्ग के बाद च वर्ग आता है, फिर ट वर्ग आता है, फिर त वर्ग आता है, फिर प वर्ग आता है। इस प्रकार से उनका क्रम रहेगा। ऐसा नहीं है कि व्यंजनों में आप किसी को भी पहले नंबर पे कर देंगे और किसी को भी सबसे लास्ट में कर देंगे। तो क से ह तक ही हम लेंगे और क से ह तक लेने में जिस प्रकार से हम जो व्यंजन की वर्णमाला को हम पढ़ते हैं, क से लेके क ख ग ng, क ख ग घ ng, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ढ, इस प्रकार से हम जब पढ़ते हैं तो वही हम क्रम यहाँ पर निर्धारित करेंगे। जबकि ये जो व्यंजन में मूल व्यंजन है हम इनको किस स्थान पर रखते हैं? तो इनको रखा जाता है तीसरे स्थान पर। अगर यह बात आपको क्लियर हो गई है तो मेरा विश्वास करिए, आप जो हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम है वह निश्चित तरीके से और सही तरीके से आप बैठा पाएंगे या फिर व्यवस्थित कर पाएंगे। तो आइए जान लेते हैं कि आप किस प्रकार से वर्णों को उनका व्यवस्थीकरण करते हैं हिंदी शब्दकोश में। जैसे हम अगर पहले शब्द की बात करेंगे तो पहला शब्द अगर मान लीजिए प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाए, एक आता है संतान, संतान के बाद सकल, सकल के बाद सचल, फिर इसके बाद आता है सक्षम। ये चार शब्द आपको दे दिए जाएं और चारों शब्दों में आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए पहले स्थान पर किस शब्द को रखना है, दूसरे स्थान पर किसे रखना है, तीसरे स्थान पर। जबकि पहले से इनका क्रम दिया गया है कि इसे पहले नंबर पे, इसे दूसरे नंबर पे, यह तीसरे नंबर पे और सक्षम को चौथे नंबर पे रखा गया है। जबकि आप अपने अनुसार, अपने मतानुसार आप इन शब्दों का शब्दकोश में एक क्रम दीजिए। तो आपको क्रम देने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो आपको सबसे पहले इनका वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें आप लिखेंगे, पहले लिखेंगे स है। स में जब आप लिखते हैं तो स में आधा स, इसके बाद अ लिखते हैं, फिर इसके बाद अनुस्वार है। स पे अंक की मात्रा है यानी आधा स धन अ, इसके बाद अनुस्वार है। फिर इसके बाद ता लिखना है। तो आधा त पे जब आप आ की मात्रा देते हैं तो यह ता हो जाएगा। फिर इसके बाद न लिखना है तो आधा न में अ की मात्रा है। फिर इस प्रकार सकल का अगर आप वर्ण विच्छेद करना चाहें तो यहाँ आधा स, इसके बाद आधा स के बाद अ, इसके बाद क,
आधा रहेगा, फिर इसके बाद अ, फिर इसके बाद आधा ल धन अ। इस प्रकार से वर्ण विच्छेद होगा सकल शब्द का। अब सचल का अगर आप वर्ण विच्छेद करें तो आधा स धन अ, आधा च धन अ, आधा ल धन अ। फिर इस प्रकार अगर सक्षम का वर्ण विच्छेद करें तो ध्यान देना होगा आपको इसमें कि जो यहाँ पर छ दिख रहा है वह एक प्रकार का संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन में छ का निर्माण कैसे हुआ है? तो छ का निर्माण हुआ है आधा क धन स से हुआ है यह छ। इस प्रकार से अगर आप इसका वर्ण विच्छेद करना चाहेंगे तो आधा स धन अ, इसके बाद आधा क धन आधा मूर्धन्य स धन अ, इसके बाद आधा म धन अ। इस प्रकार से आप वर्ण विच्छेद कर पाएंगे। अब ध्यान देना ये जरूरी है कि अब जो हम पहली बात पढ़े हैं कि पहले नंबर पे अनुनासिक का स्थान होता है या फिर अनुस्वार का या फिर विसर्ग का, फिर दूसरे नंबर पे सभी स्वर आते हैं और तीसरे नंबर पे कौन आता है? व्यंजन आता है। अब इसको इस आधार पे आप इसका क्रम कैसे निर्धारित करेंगे ये जान लेते हैं। आप देखिएगा ध्यान से, इन चारों शब्दों में पहले कौन सा वर्ण है? तो पहले व्यंजन वर्ण है और उसमें एक समान व्यंजन वर्ण है। मतलब आप पहले वर्ण के आधार पर इनका क्रम निर्धारित नहीं कर सकते। इसके बाद बताइए, अब जब दूसरे वर्ण के बारे में आप पता करना चाहेंगे तो दूसरा वर्ण भी अ है। मतलब सभी चारों शब्दों में यह समान है। इस प्रकार पहले और दूसरे वर्ण के आधार पर आप शब्दों को क्रम में नहीं रख सकते। ठीक है। अब जब आप तीसरे नंबर की बात करने जाते हैं तो तीसरे नंबर पे अनुस्वार है, यहाँ तीसरे नंबर पे क है, यहाँ तीसरे नंबर पे च है और यहाँ तीसरे नंबर पे क है। आप जब देखेंगे तो यहाँ क च क, इसमें इन तीनों में यह व्यंजन है और यह क्या है? अनुस्वार है। आपने पहले ही पढ़ लिया कि अनुस्वार को पहला स्थान देना है, स्वर को दूसरा स्थान देना है, व्यंजन को तीसरा स्थान देना है। तो अगर इन दोनों में बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे अनुस्वार ही आएगा। इस प्रकार यह जो पहला शब्द है यह पहले स्थान पर ही रहेगा। अब बात आती है बाकी इन तीन शब्दों की। तो इन तीन शब्दों में सकल, सचल और सक्षम में बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आधा क और यहाँ भी आधा क है। इस आधार पर इन दोनों को आप क्रम में व्यवस्थित नहीं कर सकते। लेकिन इन तीनों शब्दों में यह जो च है यह सबसे अंत में आएगा। इस प्रकार यह जो तीसरा शब्द है यह चौथे नंबर पे आएगा। अब बात करेंगे, लड़ाई सिर्फ दो लोगों में बची है, सकल और सक्षम में। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आधा क मिला तीसरा वर्ण और यहाँ भी आधा क मिला तीसरा वर्ण। तो इस आधार पे आप इनका क्रम निर्धारित नहीं कर सकते। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, चौथे नंबर पे अ है और यहाँ पर चौथे नंबर पे स है। तो यहाँ पर अ और यहाँ स, आप देख रहे होंगे कि यह अ एक स्वर है और यह एक व्यंजन है। तो जो स्वर है इसको हम पहले स्थान पे रखते हैं और व्यंजन को दूसरे स्थान पे रखते हैं। इस प्रकार यह जो अ यानी दूसरा है यह दूसरे नंबर पे ही रहेगा और यह जो चौथा शब्द है इसको आपको तीसरा स्थान देना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर आएगा आप क्या बताएंगे? तो इसका आंसर आएगा 1 2 4 3। मतलब जो 1 2 3 4 था उसको अगर आप हिंदी शब्दकोश में अगर स्थान देंगे तो पहला दूसरा जो शब्द है वह ठीक है, जो तीसरा शब्द है वह सबसे अंत में रहेगा और चौथा शब्द तीसरा से पहले रहेगा। इस प्रकार से आप हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम या फिर शब्दों का क्रम निर्धारित कर सकते हैं। बस एक और उदाहरण ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि सारी बातें बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। एक उदाहरण हम लोग और ले लेते हैं किस प्रकार से हम शब्दों का क्रम निर्धारित कर रहे हैं हिंदी शब्दकोश में। तो आइए अगला उदाहरण लेते हैं और अगला उदाहरण है त्रास, दूसरा है तृण, तीसरा है तंतु और चौथा है त्योहार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये चार शब्द आपको दिए गए हैं, त्रास, तृण, तंतु, त्योहार।
आप इनको हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम किस प्रकार से रखेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने बताया कि सबसे पहले आप वर्णों का विच्छेद कर लीजिए। क्या करेंगे आप? वर्णों का विच्छेद करेंगे। ठीक है, इसको बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग वर्णों का विच्छेद कर लेते हैं कि आखिर सबसे पहले कौन वर्ण आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे कौन आएगा, चौथे नंबर पे कौन आएगा, पांचवें नंबर पे। इस प्रकार से हम वर्णों का पहले विच्छेद कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहां पर आधा त है, फिर आधा र है, इस पर आ की मात्रा दी गई है, तब जाकर के त्रा बना हुआ है। फिर इसके बाद आधा स है, फिर उस पर अ की मात्रा दी गई है। तीर्ण जब आप लिखेंगे तो आधा त में री की मात्रा है और ण लिखेंगे आप, फिर अ, र के बाद अ लिखेंगे। फिर जब तंतु आप लिखना चाहते हैं तो पहले आपको त लिखना पड़ेगा, फिर उस पे अनुस्वार लगाना पड़ेगा। तो आधा त, फिर इसके बाद अ, फिर इसके बाद अनुस्वार, इसके बाद क्या रहेगा? अनुस्वार रहेगा। फिर आधा त पर छोटा उ की मात्रा दी गई है। तो इस प्रकार से वर्ण विच्छेद यह हो जाता है। फिर त्योहार का जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो आधा त और आधा य, फिर इसके बाद उस पर ओ की मात्रा दी गई है और आधा ह में आ की मात्रा दी गई है, फिर इसके बाद र में आधा में अ लगाया गया है। इस प्रकार से आप त्योहार का वर्ण विच्छेद देख सकते हैं। अगर आप इस जो हमने वर्ण विच्छेद आपके सामने लिखा है, अगर आप इसे समझ लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपको लाइफ में कभी नहीं परेशानी होगी वर्ण हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बैठाने में। अगर आप इसको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से आप समझ लेते हैं तो, और आपको समझ में आएगा भी, क्योंकि हम मेहनत ही इसीलिए कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आए। हमने पहले वर्ण विच्छेद पढ़ा, हमने जाना कि किसे हम कौन से वर्ण को सबसे पहला स्थान देते हैं, किसे दूसरा स्थान देते हैं, किसे तीसरा स्थान देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप इन शब्दों का क्रम निर्धारित करना चाहते हैं तो क्या पहले वर्ण से इनका क्रम निर्धारित कर पाएंगे? तो आपका आंसर होगा नहीं। सब में त एक समान है, इसलिए हम निर्धारित नहीं कर सकते। अब अगर बात करेंगे तो यहाँ पर र यानी व्यंजन है, यहाँ री अर्थात यह क्या है? स्वर है, यहाँ अ यह भी स्वर है, यहाँ पर क्या है? तो यहाँ यह है और यह क्या है? व्यंजन है। अब ध्यान दीजिएगा, इन चारों में बात करेंगे तो अ पहले स्थान पर आएगा, इसलिए जो तीसरा शब्द है वह पहले स्थान पे आएगा। अब इन दो स्वरों में बात करेंगे तो अ पहले स्थान पे आएगा और री दूसरे स्थान पे आएगा, क्योंकि अ के बाद ही री आता है। इस प्रकार यह जो दूसरा शब्द है यह दूसरे नंबर पे आएगा। फिर अब बचा र और य, र और य बचा है, यह दोनों ही व्यंजन हैं, लेकिन अगर क्रम की बात करेंगे तो पहले य आता है, इसके बाद र आता है, फिर ल और व, य र ल व, य र ल व। तो पहले य आएगा तब जाकर के र आएगा, अर्थात यह जो चौथा शब्द है यह कौन से नंबर पे आएगा? तो यह तीसरे नंबर पे आएगा, और जो पहला शब्द है वह चौथे नंबर पे आएगा। अर्थात इस प्रश्न में जब आप देखेंगे तो प्रश्न लिखा गया था 1 2 3 4, लेकिन इसका जो क्रम रहेगा वह कैसा रहेगा? तो इसका क्रम रहेगा 4 2 1 3, इसका क्रम रहेगा 4 2 1 3। तो आप ये समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम निर्धारित करते हैं, वर्ण विच्छेद भी किस प्रकार से करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी, क्योंकि इस तरह की वीडियो आप कभी नहीं पढ़े होंगे, ना तो कहीं क्लास में पढ़े होंगे और नहीं कभी यूट्यूब पे आपने पढ़ा होगा। अगर आपने पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर आपने पढ़ा है, कहीं से कोई मिस्टेक आएगी तो आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन अगर यह आपका टॉपिक क्लियर हो गया तो आप हिंदी शब्द में किस प्रकार से वर्णों का विच्छेद करते हैं, किस प्रकार से शब्दों का क्रम निर्धारित करते हैं, ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक भी करें। ठीक है, और कुछ अगर सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में सुझाव अपना दे सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।